हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू यू अगेन इन दी कॉमर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं अपनी नई वीडियो जो कि रिलेटेड है आपके बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट से, जिसमें आज हम आपका टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग की हम इसकी बात करेंगे, आज हम आपसे बात करेंगे इसके फीचर की, और इस वीडियो में आज हम आपसे बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स। देखिए, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स होता क्या है। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल हमारा होता है लाइक अ प्रिंसिपल रेफर टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रुथ अबाउट सम फिनोमेना बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब बेसिकली जो भी मेरे प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसी ना किसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे डिपेंड होते हैं। प्लस ये क्या होते हैं, कुछ फंडामेंटल ट्रुथ होते हैं। फंडामेंटल ट्रुथ मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होती, बिल्कुल यूनिवर्सल हैं और यूनिवर्सल उसी तरीके से चलती हैं। बट अब हमें क्या करना होता है, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उन थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग हमें अपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने होते हैं, तो दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल है। जो प्रिंसिपल हमारे हेनरी फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल अभी हम आगे आपके साथ पढ़ने वाले हैं, तो वही प्रिंसिपल्स हमारे होते हैं। उन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारा क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। मीन्स वो प्रिंसिपल यूनिवर्सल होते हैं, वो प्रिंसिपल फिक्स है, उन प्रिंसिपल्स में कोई चेंज नहीं होगा। बट अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, वो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन हम वेरी करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, सबसे पहला हमारा फीचर होता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब परवेसिव। परवेसिव और यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब कि बेसिकली जो भी मेरे प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल स्केल की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था, तो हर उसमें हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। मतलब हर जगह पे हमारे प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। तो ये हमारा पहला है। सेकंड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस क्या होती हैं कि देखिए, कोई भी हम यदि वर्क करते हैं या कोई भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस बिज़नेस में यदि हम बात करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, तो एम्प्लॉय को एक जनरल गाइडलाइन पे काम करना होता है। तो वो जनरल गाइडलाइन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लाइक जनरल गाइडलाइन क्या है कि जैसे मान के चलिए हम किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, तो हम हायरिंग में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जनरल गाइडलाइन देते हैं कि भाई मिनिमम जो टेन्योर होगा वो 6 मंथ का, 1 ईयर का, मतलब कुछ मिनिमम जनरल टेन्योर होगा जब हम हायरिंग करेंगे, जब हम स्टाफिंग करेंगे उस समय। ये जनरल गाइडलाइन क्यों होती है, क्योंकि देखिए, जब भी हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो यदि हमने वो पूरा प्रोसेस फॉलो किया, हमने अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, अपॉइंट करने के बाद हमने उसे ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने के बाद जब तक हम अपने एम्प्लॉय को सेटल डाउन होने का पूरा टाइम नहीं देंगे, तब तक वो प्रॉपर ना तो सेटल डाउन हो पाएगा और ना ही वो हमारे पूरे मैनेजमेंट के सिस्टम को समझ पाएगा और ना ही वो अच्छे से अपनी वर्क परफॉर्मेंस दिखा पाएगा। तो एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं कि भाई हमें लगभग इतने समय तक एम्प्लॉय जो है वो हमारे साथ मिनिमम काम करेगा, उसके बाद जो जो जैसी उसकी परफॉर्मेंस होगी उस तरीके से हम उसको आगे प्रमोट और उसका टेन्योर बढ़ाते जाएंगे। तो ये मेरा आ जाता है जनरल गाइडलाइन। फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। देखिए, जो भी मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो भी हम आगे पढ़ने वाले, लाइक डिवीज़न ऑफ वर्क हमने पढ़ा और भी आगे हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे फ्यूल्स के और टेलर्स के। तो जो भी ये मेरे प्रिंसिपल बनाए गए हैं, ये प्रिंसिपल मेरे केवल ओवरनाइट स्टडी पे या ओवरनाइट रिसर्च पे नहीं बनाए गए हैं। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ पे रिसर्च हुई है, रिसर्च करी गई है, प्लस कई बार कई एम्प्लॉयज़ पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद ही हमारा क्या हुआ है, ये प्रिंसिपल हमारे बनाए गए हैं। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं मेरे, उसका मेन फीचर ये है कि इट इज़ फॉर्म बाय प्रैक्टिस। मतलब ओवरनाइट नहीं है कि भाई मुझे सपना आया और मैंने प्रिंसिपल बना दिया, नहीं। पूरी प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर रिसर्च वर्क, उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एम्प्लॉय के साथ वो देखा गया कि भाई किस तरीके से यदि मैं ये प्रिंसिपल बना रहा हूँ तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी,
तो वो सब सारी चीज़ें चेक की गई, उसके बाद मेरे प्रिंसिपल फ्रेम किए गए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। जो भी मेरे प्रिंसिपल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब कि हम उसमें क्या करते हैं, कुछ चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो भी मेरे प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो हमारे फिक्स हैं। जैसे हमारे साइंस के प्रिंसिपल थे, हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फिक्स हैं। लाइक फ्यूल के 14 प्रिंसिपल हैं, वो फिक्स हैं। टेलर के प्रिंसिपल्स हैं, वो फिक्स हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी नीड के हिसाब से उन 14 प्रिंसिपल्स में से ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट सूटेबल है और उसमें मुझे क्या चेंजेस करने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो वो चेंजेस करने के बाद मैं उस प्रिंसिपल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करूँगा। तो दैट कम्स अंडर फ्लेक्सिबिलिटी। की फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे प्रिंसिपल्स में। मतलब ये नहीं है कि भाई जो लिखा है केवल उतना ही होना पॉसिबल है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये मैंने अभी आपको मीनिंग में भी बताया था कि बेसिकली जो भी मेरे प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या, कि कोई भी कॉज होगा, लाइक कोई भी इंसिडेंट अकर हुआ, उस इंसिडेंट के बाद उसका इफेक्ट देखा जाएगा। उस इफेक्ट के बाद फिर मेरा कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो सकता है, मैं उस प्रिंसिपल को फॉलो करूँगा। लाइक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में आप ये ले सकते हो कि मान के चलिए मैंने ये देखा कि भाई इस साल मेरे प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो डाउन हुई। जब वो सेल्स डाउन हुई तो मेरा नेट प्रॉफिट डाउन हुआ। जब मेरा नेट प्रॉफिट डाउन हुआ तो ये मेरा क्या हुआ, एक कॉज हुआ। ठीक है, ये मेरा एक कॉज हुआ। अब इसमें मैं इफेक्ट देखूंगा। कॉज क्या हुआ मेरा, कि मैंने जो मेरी सेल्स डाउन हुई। अब सेल्स क्या डाउन हुई वो मैंने देखा कि कॉज क्या था। कॉज फिर मैंने इसमें ढूंढा कि सेल्स मेरी क्यों डाउन हुई। मैंने देखा मान के चलो कोविड था जिस वजह से मेरी सेल इस बार डाउन हो गई। कॉज और उसका इफेक्ट क्या आया, इफेक्ट आया मेरा नेट प्रॉफिट। जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो क्या होने लगा, वो मेरा डिक्लाइन हो गया। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने के बाद अब मैं ये देखूंगा कि भाई यदि कोविड चल रहा है, मेरे प्रोडक्ट की सेल डाउन हो रही है, तो मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी मैं प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करूँगा, दैट इम्प्लीमेंटेशन इज़ नोन एज कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेसिस। कि भाई प्रिंसिपल्स मेरे वही हैं, उसी के हिसाब से मैं अपने जो मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, या मान के चलिए जो मेरी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ हैं, या जो मेरे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग है, या प्रोडक्ट का जो ब्रांडिंग है, मैं उसमें उसी हिसाब से चेंज करना शुरू कर दूँगा। तो ये मेरा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। मेनली बिहेवियरल, जो भी मेरे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दी बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़ के ऊपर बनाए गए हैं। बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़ का मतलब कि देखिए, जितने भी मेरे प्रिंसिपल हैं, अभी हम आगे बात करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे रिलेट होते हैं इधर मैनेजमेंट से और मेरे एम्प्लॉयज़ से। तो बेसिकली मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ का किस तरीके का बिहेवियर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो किस तरीके से काम करेंगे, कैसे काम नहीं करेंगे, किस हिसाब से हम मोटिवेट कर सकते हैं, किस हिसाब से वो मोटिवेट नहीं होंगे। तो वो सब सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, बिहेवियरल स्टडी करी जाती है। और बिहेवियरल स्टडी के बाद ही हमारे प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो फॉर्म किए गए हैं। बिहेवियरल स्टडी किसकी, बिहेवियरल स्टडी ऑन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ पे बिहेवियरल स्टडी की गई, उसके बाद ही हमारे ये प्रिंसिपल फॉर्म किए गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंटिजेंट। कंटिजेंट क्या होता है, देखिए कंटिजेंसी में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि भाई जैसे मेरा नॉर्मली वर्क चल रहा है, आप सब एम्प्लॉय अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, प्लस हमें देखना पड़ता है कि बेसिकली जो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप गोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक ग्रुप गोल होता है कि भाई हमें इस साल इतना टारगेट अचीव करना है। इस ग्रुप गोल को जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, क्या हैं, मेरे एम्प्लॉयज़, वो अचीव करते हैं। वो क्या करते हैं, अचीव करते हैं। अब ये ग्रुप गोल जो अचीव किया जाता है वो एम्प्लॉयज़ के द्वारा ग्रुप गोल को अचीव किया जाता है। अब ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अपने इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ग्रुप गोल है वो अचीव हो जाता है। बट यदि हम देखें कि भाई जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना वर्क जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ग्रुप गोल के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, बट वो इंडिविजुअली अपने हिसाब से अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि ग्रुप गोल को अचीव करने में सहायक या फ़ायदेमंद नहीं हो पा रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं कंटिजेंट की, कि हमें हमेशा से जो काम करना है वो एज अ टीम वर्क काम करना है, ना कि अलग अलग। अलग अलग हम काम करेंगे, हम अपने इंडिविजुअल जो हमें काम दिया गया है हम वो काम परफॉर्म करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइन ऑफ दी मैनेजमेंट।
अपने पर्सनल बिहेवियर के हिसाब से नहीं, अपने पर्सनल जो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से नहीं, बट जो मैनेजमेंट ने मुझे गाइडलाइन दी है मुझे उसी हिसाब से उस इंडिविजुअल गोल को अचीव करना है, ना कि भाई मेरा अपना टारगेट है, मैं तो इसी तरीके से काम करता हूँ, मुझे इसी तरीके से काम करना पसंद है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि जो कंटिजेंट है, कि कंटिजेंट मतलब कि हमें टीम वर्क में काम करना है, ना कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय काम करना है। तो ये हमारे फीचर्स से। अब हम बात करेंगे आपसे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इम्पोर्टेंस में हमारी सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस होता है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, दैट इज़ प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जो भी मेरे प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल क्या हेल्प करते हैं, जो भी मेरे मैनेजर्स होते हैं, लाइक वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उन सबको हेल्प करते हैं ये किस चीज़ में, किसी भी इंसाइट मतलब दूरदर्शिता में, कि भाई हम ये देख सकें कि जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से प्रिंसिपल्स मेरे प्रेजेंट की सिचुएशन में मेरे बिज़नेस में इम्प्लीमेंट या मेरे बिज़नेस ऑपरेशंस में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो ये मेरे को नॉलेज देते हैं, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स को हमारे यूज़फुल इंसाइटनेस देते हैं कि भाई सोचने की क्षमता या नॉलेज हमारी इंक्रीज़ करते हैं कि भाई हम डिसीज़न ले पाएँ कि प्रेजेंट सिचुएशन मेरी ये है, तो इस सिचुएशन में मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए और कौन से प्रिंसिपल को मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बट यदि मेरे पास प्रिंसिपल ही नहीं होंगे तो क्या होगा, मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाऊँगा। सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जितने भी मेरे रिसोर्स हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, मतलब मिनिमम कॉस्ट पे मुझे वर्क करना। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मेरे किस में हेल्प करते हैं मुझे, कि मैं मिनिमम कॉस्ट पे अपना वर्क करूं, और मिनिमम कॉस्ट पे वर्क करने के साथ साथ मैं क्या करूं, जो मेरे रिसोर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर पाऊं। तो ये मेरा आ जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। साइंटिफिक डिसीजंस क्या होते हैं कि बेसिकली ये जितने भी डिसीजंस हैं जो भी हमने पीछे अपने फीचर्स में पढ़ा था कि ये डिसीज़न मेरे साइंटिफिक बेस हैं, मतलब इस पर हमने रिसर्च वर्क किया है, इस पर हमने काम किया है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखा है कि बेसिकली यदि ये मैं प्रिंसिपल किसी पर्सन पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लाइक डिवीज़न ऑफ वर्क कर रहा हूँ मैं, या डिवीज़न ऑफ टाइम कर रहा हूँ मैं, तो ये जो मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं क्या वो एक्यूरेट जिस हिसाब से मैं करना चाह रहा हूँ, क्या उतना काम मेरा एक एम्प्लॉय कर सकता है। तो बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन पे ये बेस्ड होते हैं। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरा काम होता है, दैट वर्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जो कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो थी, जिसमें हमने बात करा था आपसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट के बारे में। तो जितनी भी हमारी कंपनी की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसी जो फ्रेम करता है, वो पॉलिसी हमारा फ्रेम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट यदि हमारी इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ फ्रेम करेगा तो क्या होगा, हमारा इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तब होगा जब मेरी पॉलिसीज़ अच्छी फ्रेम होंगी। अब पॉलिसीज़ अच्छी फ्रेम होंगी कैसे? देखिए, किसी भी पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक जर्नल आइडिया। अगर मेरे पास कोई जर्नल आइडिया है, मैं उस आइडिया पे वर्क करके एक बहुत अच्छा फॉर्मेट या एक बहुत अच्छा प्रपोजल या एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट अपना प्लान कर सकता हूँ या मैनेजमेंट कर सकता हूँ। बट यदि मेरे पे आइडिया ही नहीं है तो क्या होगा, जब मेरे पास आइडिया ही नहीं है तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगा। तो ये जितने भी मेरे प्रिंसिपल्स हैं, लाइक डिवीज़न ऑफ वर्क है, आपका स्केलर चेन है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, तो ये सारे जो भी मेरे बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं ये मुझे हेल्प करते हैं कि मैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर पाऊँ। देन नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जो भी मैं जो ऑपरेशंस कर रहा हूँ, मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफ़िल कर पाऊँ। जैसे हर बिज़नेस की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फुलफ़िल कर पाएँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की सबसे पहले जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपने किन के लिए होती है, एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होती है कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर रेन्यूमरेशन दें। फेयर रेन्यूमरेशन का मतलब
कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर एनुमरेशन दें। फेयर एनुमरेशन मतलब कि जो वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें जो वेजेस मिलनी चाहिए या जो उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए वो एकदम फेयर हम उन्हें दें। प्लस इक्वलिटी होनी चाहिए कि भाई जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, जिस लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके सबके साथ हम इक्वलिटी के हिसाब से वर्क करें और इक्वलिटी और फेयर एनुमरेशन उनको प्रोवाइड करें। तो ये भी मेरा क्या होता है, ये जो सारे प्लान्स हैं ये सब मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे बेस्ड होते हैं। यदि मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है तो मेरा फोकस हूँ किसकी तरफ कि भाई मैं किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे फ्यूचर में रन करने वाला हूँ, किस तरीके से मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाला हूँ। तो ये सब सारी जो इम्पोर्टेंस हैं मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हैं, जो कि बिना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो ये हमारी आज की वीडियो थी।